बच्चों, ये चैप्टर नीट बायोलॉजी का फाउंडेशन है। अगर क्लासिफिकेशन समझ लिया तो पूरी बायोलॉजी का आधा गेम जीत गए। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ने जीवों को अलग-अलग वर्गों में बांटने की कोशिश की है। यानी बहुत पहले से लोग ये समझना चाहते थे कि कौन सा जीव किस प्रकार का है। It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, and clothing. शुरू में ये वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया गया था। लोग अपने अनुभव और जरूरत के हिसाब से जीवों को पहचानते थे। ये जरूरतें थीं भोजन, घर बनाने और कपड़ों के लिए जीवों का उपयोग। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. अरस्तु, एरिस्टोटल, पहले ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को थोड़ा वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की। उन्होंने जीवों को समझने और बांटने का व्यवस्थित प्रयास किया। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. उन्होंने पौधों को उनकी बाहरी बनावट, morphology, के आधार पर बांटा। उन्होंने प्लांट्स को 3 भागों में रखा: ट्रीज यानी बड़े पेड़, shrubs यानी झाड़ियां, herbs यानी छोटे कोमल तने वाले पौधे। He also divided animals into 2 groups, those which had red blood and those that did not. अरस्तु ने एनिमल्स को भी 2 समूहों में बांटा। पहला समूह जिनमें लाल रक्त था, दूसरा समूह जिनमें लाल रक्त नहीं था। ये प्रारंभिक क्लासिफिकेशन था, पर पूरी तरह सही नहीं था। In Linnaeus's time, a 2-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. Linnaeus की समय 2-kingdom classification दिया गया। इसमें पूरी लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में बांटा गया: Plantae यानी सभी पौधे, Animalia यानी सभी जानवर। यानी जितनी भी पौधे थी वे प्लांटी में और जितने भी जानवर थे वे एनिमेलिया में रखे गए। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic, green algae, and non-photosynthetic, fungi, organisms. इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये कई महत्वपूर्ण भेद नहीं कर पाया। इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग नहीं किया गया। इसमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी अलग नहीं माना गया। इसी तरह फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसी ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसी फंगाई को भी अलग नहीं रखा गया। इसलिए ये सिस्टम बहुत सिंपल था और कई जगह गलत पड़ता था। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. प्लांट्स और एनिमल्स में बांटना आसान था, इसे समझना भी आसान था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना पूरी तरह प्लांट्स में फिट होते थे ना एनिमल्स में, इसलिए समस्या पैदा हुई। Hence, the 2-kingdom classification used for a long time was found inadequate. इसी कारण 2-kingdom classification जो लंबे समय तक उपयोग में रहा अपर्याप्त, inadequate माना गया। यानी ये सभी जीवों को सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर पाया। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. केवल बाहरी आकार प्रकार यानी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन करना पर्याप्त नहीं था। साइंटिस्ट्स ने महसूस किया कि और भी गुणों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की बनावट, नेचर ऑफ वॉल यानी सेल वॉल का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी भोजन प्राप्त करने का तरीका, हैबिटेट यानी रहने का स्थान, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की विधि, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी विकास क्रम के संबंध। इन सबको देखकर क्लासिफिकेशन ज्यादा सही हो सकता था। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में समय समय पर कई बदलाव हुए। जैसे जैसे नई जानकारी मिलती गई, क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बदलता गया। Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हमेशा बने रहे, लेकिन इनमें किन किन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाए इस समझ में समय के साथ बदलाव आता गया। यानी किंगडम्स के नाम तो रहे, पर उनके अंदर कौन कौन आएगा ये बदलता रहा।
The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. बाकी किंगडम्स की संख्या और उनका स्वरूप अलग-अलग साइंटिस्ट्स ने अलग तरीके से समझा। इसलिए समय के साथ नई किंगडम्स जोड़ी गई और पुरानी आइडियाज बदली गई। यही कारण है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम लगातार विकसित हुआ। टेबल 2.1 एक्सप्लेनेशन। ये टेबल R.H. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंपेयर करता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया सब यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल मोनेरा, कुछ प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटे में होती है, लेकिन एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सेल्यूलर लेवल से लेकर ऑर्गन सिस्टम लेवल तक इंक्रीज होता है। न्यूट्रिशन भी अलग होता है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फंगाई हेट्रोट्रॉफिक, एनिमल्स होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक और मोनेरा प्रोटिस्टा मिक्स टाइप के हो सकते हैं। इस टेबल से किंगडम की डिफरेंसेस एक ग्लांस में समझ आते हैं। आज हम समझेंगे कि बायोलॉजी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था और इसने पुराने क्लासिफिकेशन की समस्याएं कैसे दूर की। R.H. Whittaker proposed the 5 kingdom classification in 1969. He divided living organisms into 5 kingdoms named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. He used important criteria such as cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and evolutionary relationships. Table 2.1 gives a comparison of these 5 kingdoms. R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने जीवों को 5 किंगडम्स में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण आधारों का उपयोग किया। टेबल 2.1 इन 5 किंगडम्स की तुलना दिखाती है। Later, the 3-domain system was also proposed. In this system, Monera was divided into 2 domains, while the remaining eukaryotic kingdoms were placed in the 3rd domain. Because of this, it became a 6-kingdom classification system. This system is studied in higher classes. बाद में 3-domain system भी दिया गया। इस सिस्टम में मोनेरा को 2 डोमेन्स में बांटा गया, जबकि बाकी यूकैरियोटिक किंगडम्स को तीसरे डोमेन में रखा गया। इस प्रकार ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया। इसी हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। Earlier classification systems placed bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and angiosperms together under plants. The common feature used was the presence of a cell wall. However, these organisms were very different from each other in many characters. पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में बैक्टीरिया, ब्लू-ग्रीन algae, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को प्लांट्स के अंतर्गत रखा जाता था। इन सभी में कॉमन फीचर सेल वॉल की उपस्थिति थी, लेकिन वास्तव में ये जीव कई गुणों में एक दूसरे से बहुत अलग थे। This old system grouped prokaryotic bacteria and blue-green algae together with eukaryotic organisms. It also placed unicellular and multicellular organisms in the same group. For example, Chlamydomonas and Spirogyra were kept together under algae. This showed the weakness of the old classification system. पुरानी सिस्टम में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा गया। इसमें यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में रखा गया। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोजाइरा को एल्जी में साथ रखा गया। इससे पुरानी क्लासिफिकेशन सिस्टम की कमजोरी स्पष्ट होती है। The old classification also did not separate heterotrophic fungi from autotrophic green plants. Fungi and plants are different because fungi have chitin in their cell wall, while plants have cellulose. Therefore, a better classification system was needed, which was given by Whittaker. पुरानी क्लासिफिकेशन ने हेट्रोट्रोफिक फंगाई और ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स को भी अलग नहीं किया। फंगाई और प्लांट्स अलग हैं क्योंकि फंगाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, जबकि प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है। इसलिए एक बेहतर क्लासिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता थी, जिसे विटेकर ने दिया। आज हम इस पेज को स्मॉल पैराग्राफ्स में इजी वे में समझेंगे। फंगाई हैव चाइटिन इन देयर सेल वॉल, ग्रीन प्लांट्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल,
फंगाई की सेल वॉल चाइटिन से बनी होती है, ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, फंगाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम कॉल्ड किंगडम फंगाई। इसी डिफरेंस के कारण फंगाई को अलग किंगडम में रखा गया, जिसे किंगडम फंगाई कहते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया। ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। सभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीसियम एंड अमीबा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीसियम और अमीबा आते हैं। अर्लियर दीज ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। पहले इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में रखा गया था। क्लासिफिकेशन चेंज्ड विद टाइम। समय के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलता गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन शेप, फंक्शन, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन पर बेस्ड है। First topic, Kingdom Monera. Bacteria are the sole members of Kingdom Monera. Bacteria ही Kingdom Monera के members हैं। They are the most abundant microorganisms. ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले microorganisms हैं। Bacteria occur almost everywhere. Bacteria लगभग हर जगह मिलते हैं। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. मिट्टी के एक मुट्ठी में भी hundreds of bacteria होते हैं। They live in hot springs, deserts, snow and deep oceans. ये hot spring, desert, snow और deep ocean में भी मिलते हैं। Many bacteria live as parasites. बहुत से बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में रहते हैं। Bacteria are grouped into 4 shapes. बैक्टीरिया को शेप की बेसिस पर 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। कॉकस आर स्फेरिकल। कॉकस गोल शेप के होते हैं। बैसिलस आर रॉड शेप्ड। बैसिलस रॉड शेप के होते हैं। विब्रियो आर कॉमा शेप्ड। विब्रियो कॉमा शेप के होते हैं। स्पिरिलम आर स्पाइरल शेप्ड। स्पिरिलम स्पाइरल शेप के होते हैं। बैक्टीरिया दिखने में सिंपल होते हैं, बट उनका काम दुनिया में सबसे पावरफुल होता है। आज समझते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को इजी वे में। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. बैक्टीरिया का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन उनका बिहेवियर और फंक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं। मतलब ये अलग अलग तरीके से एनर्जी और फूड बनाते हैं। Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substances. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं। They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic. ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स सनलाइट से फूड बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स केमिकल्स की एनर्जी से फूड बनाते हैं। The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they depend on other organisms or on dead organic matter for food. ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बनाते। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आर्कीबैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats, such as extreme salty areas, hot springs, and marshy areas. आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि ये बहुत टफ प्लेसेस में रहते हैं, जैसे बहुत सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरियाज। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है। इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। मिथैनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफलोज। मिथैनोजेन नाम की आर्कीबैक्टीरिया काउज और बफलोज की स्टमक यानी गट में मिलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स।
ये बैक्टीरिया एनिमल्स की डंग से मीथेन गैस बनाने में हेल्प करते हैं। Next topic, eubacteria. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. Eubacteria को true bacteria भी कहते हैं. इनकी हजारों species होती हैं. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile, a flagellum. इन बैक्टीरिया में rigid cell wall होती है. अगर ये मूव करते हैं तो इनमें flagellum होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. The cyanobacteria have chlorophyll A, similar to green plants, and are photosynthetic autotrophs. साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है जो ग्रीन प्लांट्स जैसा होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. साइनोबैक्टीरिया 3 फॉर्म्स में मिलते हैं: यूनिसेल्युलर, कॉलोनी फॉर्म, फिलामेंटस. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ. इनकी कॉलोनीज के बाहर एक जेली जैसी कवरिंग होती है जिसे जिलेटिनस शीथ कहते हैं. They often form blooms in polluted water bodies. Polluted water में ये ज़्यादा ग्रो करके blooms बना देते हैं. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. कुछ साइनोबैक्टीरिया हवा का नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. ये काम स्पेशल सेल्स हेट्रोसिस्ट्स में होता है. एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबेना. एग्जाम्पल्स हैं नोस्टॉक और एनाबेना. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances and use released energy for ATP production. Chemosynthetic bacteria chemicals को oxidize करते हैं और उस energy से ATP बनाते हैं. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ये बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर. हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. नेचर में सबसे ज्यादा हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया मिलते हैं. द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स. इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड मैटर को ब्रेक करते हैं. दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन. ये बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं. मिल्क से कर्ड बनाना, एंटीबायोटिक्स बनाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना. This figure shows a bacterium dividing into 2 daughter cells. It has a cell wall, cell membrane and DNA material inside. ये फिगर एक बैक्टीरिया को दिखाता है जो 2 नए सेल्स में डिवाइड हो रहा है. इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और अंदर DNA होता है. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं और ह्यूमंस, फसलों, पालतू जानवरों और फार्म एनिमल्स में डिजीजेस करते हैं. कॉलेरा, टाइफॉइड, tetanus, citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर जैसे रोग अलग-अलग बैक्टीरिया से होते हैं. नीट टिप: कॉलेरा इक्वल्स टू विब्रियो कॉलेरी, टाइफॉइड इक्वल्स टू सैल्मोनेला टाइफी. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन. बैक्टीरिया मुख्य रूप से बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है. Sometimes under unfavorable conditions, they produce spores. जब परिस्थिति खराब होती है तब बैक्टीरिया बचने के लिए स्पोर्स बना लेते हैं. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. बैक्टीरिया एक दूसरे में DNA ट्रांसफर भी करते हैं जो primitive sexual reproduction जैसा होता है. The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. माइकोप्लाज्मा ऐसी जीव हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं और ऑक्सीजन के बिना भी जी सकते हैं. मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. बहुत सी माइकोप्लाज्मा जानवरों और पौधों में डिजीजेस करते हैं. Next topic, Kingdom Protista. All single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा किंगडम में रखे जाते हैं, लेकिन इसका बाउंड्री क्लियर नहीं है. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. एक साइंटिस्ट किसी जीव को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहेगा, जबकि दूसरा उसे प्लांट कह सकता है. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. NCERT में प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स
और प्रोटोजोअन्स रखे गए हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। अधिकांश प्रोटिस्ट्स पानी में रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। प्रोटिस्टा प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन-बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। Some have flagella और cilia. कुछ प्रोटिस्ट्स फ्लैजेला या सिलिया की मदद से मूव करते हैं। प्रोटिस्ट्स reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्ट्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन और जाइगोट बनता है। नेक्स्ट टॉपिक, क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्जी, डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स ग्रुप में डायटम्स और गोल्डन एल्जी, डेस्मिड्स आते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट्स। ये फ्रेश वाटर और समुद्री पानी दोनों में मिलते हैं। They are microscopic and float passively in water currents, plankton. ये बहुत छोटे होते हैं और पानी में प्लैंकटन की तरह तैरते रहते हैं। Most of them are photosynthetic. अधिकांश क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells, which fit together as in a soap box. Diatoms में सेल वॉल दो ओवरलैपिंग पार्ट से बनी होती है, बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह। The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है, इसलिए ये बहुत मजबूत होती हैं। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. मरी हुई डायटम्स अपनी सिलिका वॉल्स छोड़ देते हैं। इनका जमाव बिलियन ईयर्स में डायटोमेशियस अर्थ बनाता है। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. ये रफ मिट्टी पॉलिशिंग और ऑयल्स, सिरप्स को फिल्टर करने में यूज होती है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। डायटम्स समुद्रों के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं और बहुत फूड और ऑक्सीजन बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। टॉपिक है डाइनोफ्लैजेलेट्स। These organisms are mostly marine and photosynthetic. ये जीव अधिकतर समुद्र, मरीन वाटर में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। They appear yellow, green, brown, blue और red, depending on the pigments present in their cells. इनके सेल्स में अलग अलग पिगमेंट्स होने के कारण ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड रंग के दिखते हैं। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. इनकी सेल वॉल के बाहर हार्ड सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं। Most of them have two flagella. One lies longitudinally and the other transversely in a furrow. इनमें आमतौर पर दो फ्लैजेला होते हैं, एक सीधा लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स मल्टीप्लाई रैपिडली एंड मेक सी अपीयर रेड, रेड टाइड्स। कुछ रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है, इसे रेड टाइड कहते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देम मे किल मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। ये हार्मफुल टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को मार सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। यूग्लिनॉइड्स अधिकतर फ्रेश वाटर में मिलती हैं, खासकर रुके हुए पानी में। Instead of a cell wall, they have a protein-rich pellicle, which makes body flexible. इनमें सेल वॉल नहीं होती, इसके बदले पेलिकल होती है जो प्रोटीन से बनी होती है और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। They have two flagella, one short and one long. इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा। They are photosynthetic in sunlight, but in absence of sunlight, they behave like heterotrophs. सूरज की रोशनी में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन रोशनी ना होने पर ये हेट्रोट्रोप्स की तरह दूसरे जीवों को खा लेती हैं। पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल यूग्लिना। इनके पिगमेंट्स हायर प्लांट्स जैसे होती हैं, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। Next topic, slime molds. Slime molds are saprophytic protists. Slime molds saprophytic protists होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थ पर जीते हैं।
the body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material. इनका बॉडी सड़े हुए पत्तों और लकड़ियों पर चलता है और ऑर्गेनिक मटेरियल को खा लेता है. Under suitable conditions, they form aggregation called plasmodium. अच्छी परिस्थिति में ये मिलकर एक मास बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं. During unfavorable conditions, plasmodium forms fruiting bodies bearing spores. खराब परिस्थिति में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिसमें स्पोर्स होते हैं. Spores are resistant and dispersed by air currents. इनके स्पोर्स बहुत रेजिस्टेंट होते हैं और हवा के द्वारा फैल जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटोजोन्स. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स. सभी प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और प्रेडेटर या पैरासाइट की तरह जीते हैं. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. इन्हें एनिमल्स की प्राचीन संबंधी माना जाता है. देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स की 4 मेन ग्रुप्स होते हैं. Amoeboid protozoans live in fresh water, sea water or moist soil. Amoeboid protozoans fresh water, sea water या गीली मिट्टी में मिलती हैं. They move and capture food by pseudopodia. ये pseudopodia या false feet की मदद से चलते हैं और भोजन पकड़ते हैं. They prey by putting out pseudopodia, false feet, as in amoeba. Some protozoans अपना फूड पकड़ने के लिए pseudopodia निकालते हैं. Pseudopodia का मतलब है false feet, यानी टेम्पररी पैर जैसी स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल, अमीबा फूड को सराउंड करके खा लेता है. मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस. जो प्रोटोजोन्स समुंदर में रहते हैं उनकी बॉडी सरफेस पर सिलिका शेल होता है. सिलिका एक हार्ड मटेरियल है जो प्रोटेक्शन देता है. सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट्स. कुछ प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहकर नुकसान पहुंचाना. एग्जाम्पल, एंटमीबा. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. इस ग्रुप के प्रोटोजोन्स कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक. फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंटली रहते हैं. दे हैव फ्लैजिला. इनके पास फ्लैजिला होते हैं. फ्लैजिला लंबी विप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं. The parasitic forms cause diseases such as sleeping sickness. जो parasitic forms होते हैं वो diseases करते हैं. Example, sleeping sickness. Example, trypanosoma. इस ग्रुप का important example है trypanosoma. Ciliated protozoans. These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. ये aquatic organisms होते हैं, यानी पानी में रहते हैं. इनके पास हजारों सिलिया होते हैं. सिलिया की वजह से ये एक्टिव मूवमेंट करते हैं. They have a cavity, gullet, that opens to the outside of the cell surface. इनकी बॉडी में कैविटी होती है जिसे गलेट कहते हैं. ये आउटसाइड से कनेक्टेड होती है. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. सिलिया एक साथ मूव करते हैं. इस मूवमेंट से फूड वाला वाटर गलेट के अंदर चला जाता है. एग्जाम्पल, पैरामीशियम. इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम. स्पोरोजोन्स. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. इस ग्रुप में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. इनके लाइफ साइकिल में एक infectious spore-like stage होता है. The most notorious is Plasmodium, malarial parasite. सबसे फेमस और डेंजरस एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. ये मलेरिया का पैरासाइट है. Which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. ये मलेरिया डिजीज करता है. मलेरिया ने बहुत बड़े लेवल पर ह्यूमंस को अफेक्ट किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 में.